अरे अरे गुड इवनिंग कर लो हैं आगे हम। कैसे हैं आप सब लोग भैया? ए भैया, क्या तुम लोग होली खेल लिए हैं? अरे होली खेल लिए तुम लोग? बढ़िया जी बढ़िया। गुड 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 गुड। तो बच्चों आज की क्लास होगी बहुत भयानक। पार्टी होगी बहुत भयंकर आज की क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम जानेंगे रिवर्स डेविएशन मेथड। रिवर्स डेविएशन मेथड आज की क्लास में इंप्लीमेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी। ओके, क्या आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं एकदम ठीक हूं। चलिए, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल को? सवाल नंबर 54। देखो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था डेविएशन मेथड, याद है कि सब भूल भाल गए? और मैंने बताया था भी प्राण चले जाएं पर डेविएशन मेथड में डाउट मत लेना ना, इसको भूलना। पूरे मैथ में हर जगह लगा दूंगा मैं। इसका इस्तेमाल हमेशा ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए होता है। अगर बीच में कहीं भी प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन मेथड का इस्तेमाल होगा। आज की क्लास में डेविएशन मेथड का रिवर्स में आपको सिखाऊंगा, रिवर्स डेविएशन मेथड। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो बाकी हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। डेविएशन मेथड पे सवाल नंबर 54 करो। बोला एक स्कूल में 2800 छात्र हैं, एक स्कूल में 2800 छात्र हैं जिसमें से 75% एक स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लेते हैं। भाग लेने वालों में से 60% लड़के हैं, 35% लड़के और 25% लड़कियां प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में सिलेक्ट होती हैं। तो आपसे पूछा है फाइनल राउंड में स्कूल का कितना परसेंटेज भाग लेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान सुनेगा। देखो बेटा, सवाल की लैंग्वेज पढ़ो पहले ढंग से कि एक स्कूल में 2800 छात्र हैं, टोटल 2800 हैं, उसमें से 75% एक उसमें भाग लेते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, उसमें से 75% भाग लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक स्कूल में टोटल 2800 छात्र हैं और टोटल छात्रों का 75% एक स्पोर्ट कंपटीशन भाग लेते हैं। अब जितने लोगों ने भाग लिया है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, भाग लेने वालों में से 60% लड़के बाकी लड़कियां हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, भाई अगर टोटल 100 है तो 100 में से 75% ने ही भाग लिया है, सारे स्टूडेंट ने भाग ही नहीं लिया। बोला जितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसमें से 60% लड़के हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि टोटल अगर 5 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है ना, 5 तो 5 में से 3 लड़के हैं, बाकी की जो 2 है वो लड़कियां हैं। 60% बॉयज हैं, 40% गर्ल्स हैं। अच्छा, 35% लड़के, 35% बॉयज और 25% गर्ल्स फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं। 35% बॉयज और 25% गर्ल्स फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाती हैं। तो आप मुझे बताओ कि टोटल स्टूडेंट, आप बताओ भाग लेने वालों का, जितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, जितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसमें से कितने परसेंट सिलेक्ट हुए, ये आप मुझे बताओ। सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? वेटेड एवरेज से कि भाई 3 लड़कों का 35%, 35 दिया 105, और 2 लड़कियों का 25%, 25 दूनी 50। तो 35 दिया 105 और 50 155%। आउट ऑफ टोटल कितना मेरे दोस्तों? 3 और 2 5, यानी कि 155/5 31% आ गया, 31%। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यानी कि मेरे दोस्तों जितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, क्या आ गया मेरे दोस्तों? 31%। 31% आएगा, लेकिन आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं। आप कहोगे सर आपने गलत बताया। गलत नहीं है, एक्चुअली सवाल अभी पूरा हुआ ही नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि जैसे भाई एक स्कूल में 100 बालक हैं, 100 में से 75 बालक ही खेल खेलने गए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने गए। उन 75 बालकों में से 31% सिलेक्ट हुए, तो पूरे स्कूल का फाइनल राउंड में कितने, पूरे स्कूल का कितना परसेंट भाग लेंगे? भाई आप ये समझो कि अगर टोटल 100 बालक है ना, अगर स्कूल में टोटल 100 बालक है, 100, अगर स्कूल में टोटल 100 बालक हैं तो 100 में से 75 बालक ही स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने गए। कितने? 100 में से 75 बालक ही। और इस 75 में से सिलेक्ट कितने हुए हैं? 75 का 31%। टोटल स्कूल, तो अगर टोटल स्कूल में 100 बालक है तो 100 का 75% ने ही स्कूल में पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में। 100 में से 75 ही स्पोर्ट खेलने गए, और उन 75 बालकों में से, ये टोटल स्कूल का नहीं आया, ये केवल भाग लेने वालों का आया है, उस 75 में से 31% ने ही मेरे दोस्तों फाइनल राउंड में क्वालिफाई किया है। तो टोटल 100 बच्चों में से इतने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल राउंड क्वालिफाई किया। ये आएगा आंसर 75 गुणा 31%। अब बताओ क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दो। 75 का 31%, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 31 का 75%, 31 का 75%, 75% कितना होता है? 3/4। 75% कितना होता है? 25%, 1/4, 71% 3/4। अब 31 क्या? 93। 93 को 4 से भाग दूंगा तो 23 बार जाएगा, 23 सही 1/4। यानी कि अगर टोटल 100 लड़के, टोटल अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट है तो 100 में से 23 सही 1/4 ने, 31 3 कम 3 3 9, 23 सही 1/4 आ रहा है। ठीक है ना? ये ऑप्शन गलत है मेरे दोस्तों, यहां पर ये 23 सही 1/4 इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। यानी कि टोटल 100 में से 23 सही 1/4 फाइनल राउंड में जो है क्वालिफाई किए, तो आंसर आएगा 23 सही 1/4%। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है ना? हाँ जी, ब्रेक करके भी कर सकते हो। बढ़िया सवाल है, एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल सीजीएल 2023 के पेपर का क्वेश्चन। देखो प्रीवियस में बहुत सारे सवाल इस पे आ रखे हैं, बहुत सारे सवाल प्रीवियस में इस पे आ रखे हैं, मैं आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे भाई, करके बताओ जी सवाल का क्या आंसर होगा। 23 सही 1/4 आंसर है। बोला इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर एबीसी। एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को 3 पेपर देने थे एबीसी। द कैंडिडेट सिक्योर्ड 75%, 80%,
in paper B and 60% in paper C. If the weightage assigned to a pair A, B, C were 40%, 50% and 10% respectively, then find the weighted percentage of marks obtained by the candidate when all the three paper went together. देखो ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, एक स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए ABC, एक स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए मेरे दोस्तों ABC, एक स्टूडेंट ने 3 एग्जाम दिए मेरे प्यारे भाई A, B और C. क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर. बोला पेपर A में 75% नंबर स्कोर किया है उसने, पेपर B में 80% नंबर स्कोर किया है, जबकि पेपर C में 60% स्कोर किया है. ये तो बोला है. पेपर ए में 75% अंक हासिल किए, पेपर बी में 80% अंक हासिल किए, पेपर सी में 60% अंक हासिल किए. अब ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बड़ी खास है कि जो वेटेज असाइन किया गया है पेपर ए, पेपर बी और पेपर सी को 40%, 50% और 10% असाइन किया गया है. वेटेज का क्या मतलब है? देखो, एक स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए, तीनों पेपर के मार्क्स सेम नहीं है, तीनों पेपर के फुल मार्क्स सेम नहीं है. अब बताओ, अगर तीनों पेपर 100 नंबर के हैं तो पेपर ए 40%, पेपर ए 40 नंबर का है. ये ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, यार कितना मुश्किल है भाई तुम लोगों को समझाना. अगर वेटेज का मतलब यह है कि आप बेटा पेपर देते हो बहुत सारे, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, अंग्रेजी का, जैसे सीजल का पेपर होता है. अरे सीजल में मैथ पूछा जाता है 90 नंबर का, जीएस आ रही है 45 नंबर की, इंग्लिश आ रही है 60 नंबर की, तो ये क्या इनका वेटेज है हर सब्जेक्ट का अलग अलग. तो पेपर एबीसी का जो वेटेज है 40%, 50%, 10%, यानी कि अगर टोटल पेपर 100 नंबर का है तो 100 का 40%, 40 नंबर का सब्जेक्ट ए आएगा, 50 नंबर का सब्जेक्ट बी आएगा और 10 नंबर का सब्जेक्ट सी आएगा. टोटल हो गया 40, 50, 90 और 10, 100, टोटल 100 हो गया. क्लियर? आप बोलोगे सर बोला है अगर तीनों सब्जेक्ट को कंबाइंड करके परसेंटेज निकालें तो कितने परसेंट आए? पेपर है 40 नंबर का है, मैंने मान लिया टोटल 100 है, टोटल को 100 इसलिए माना कि 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा. पेपर है 40 नंबर का है, 40 में से 75% लाया है, 40 का 75% कितना होता है? 30. पेपर भी 50 नंबर का है, 50 का 80% कितना होता है? 50 का 80% होता है 40. पेपर सी 10 नंबर का है, 10 नंबर का 60% कितना होता है? पेपर सी 10 मार्क्स का, 10 में से कितना स्कोर किया? 60%, 10 का 60% 6. तो तीनों सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके आए? 76. 30, 40, 70, 6, 76, यानी कि टोटल 100 में से 76 नंबर लेके आया तीनों पेपर में मिला के, तो उसकी कितनी परसेंटेज आई है? 76% आई है. ये आंसर हो गया. हिमांशु यादव कह रहे हैं सर एक ही क्लास लिया करो. यादव जी, एक क्लास लेके सिलेबस नहीं हो सकता, सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा चैप्टर हैं. आसान है लेकिन सिलेबस लेंथी बहुत है. 76 आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कुछ भी इसमें दम नहीं है. आगे चलते हैं यहां पे. नेक्स्ट अगला कंसेप्ट हम जानेंगे मेरे दोस्तों, रिवर्स डेविएशन. अगला कंसेप्ट हम जानेंगे मेरे प्यारे, रिवर्स डेविएशन. रिवर्स डेविएशन, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई. एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा. अभी तक हमने आपको डेविएशन सिखाया. डेविएशन का इस्तेमाल ओवरऑल इफेक्ट, कुल प्रतिशत जो है निकालने के लिए होता है अगर बीच में प्लस का साइन है. अब ये रिवर्स डेविएशन क्या चीज है? एग्जांपल समझिए मेरे दोस्तों. सपोज 2 स्कूल है ए और बी, सपोज 2 स्कूल हैं ए और बी. ध्यान से सुनिएगा. सपोज 2 स्कूल हैं ए और बी, 2 स्कूल के नाम ए और बी हैं और उनमें विद्यार्थियों की संख्या 7:5 है. एग्जांपल ले रहा हूं और एक ही एग्जांपल में समझाऊंगा, बहुत प्यार से ढंग से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों. सपोज 2 स्कूल ए और बी हैं और उनमें विद्यार्थियों की संख्या 7:5 है. पहले स्कूल में 7 बालक पढ़ते हैं और दूसरे स्कूल में 5 बालक पढ़ते हैं. अब कोई एग्जाम हुआ, पहले स्कूल से मेरे दोस्तों, पहले स्कूल से 80% बालक पास हुए, पहले स्कूल से 80% बच्चे पास हुए. केवल बोर्ड पे ना देखें, मेरी बातों को भी सुने मैं क्या कह रहा हूं. दोनों स्कूलों से कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाई 76% बच्चे पास हुए. दोनों स्कूलों से कुल मिलाकर, दोनों स्कूल ए और बी से कुल मिलाकर 76% बच्चे पास हुए. दोनों स्कूलों से कुल मिलाकर 76% बच्चे पास हुए. तो मेरा सवाल है, ये बताओ कि स्कूल बी से कितने परसेंट बच्चे पास हुए? यानी कि रिवर्स डेविएशन का मतलब यह है कि यहां पे आपको ऑलरेडी ओवरऑल दिया हुआ होगा, यहां पर बच्चों आपको ऑलरेडी ओवरऑल दिया हुआ होगा और कोई चीज मिसिंग होगी जो आपको निकालनी है, कोई परसेंटेज मिसिंग होगी जो आपको निकालनी है. सभी को समझ में आया? डेविएशन में क्या करते हैं हम लोग? ओवरऑल निकालते हैं कि भाई दोनों स्कूल हैं ए और बी, इसमें इतने परसेंट पास हुए, इसमें इतने परसेंट पास हुए. बताओ दोनों स्कूलों से मिलाकर कितने परसेंट पास हुए. लेकिन रिवर्स डेविएशन, नाम में ही रिवर्स लगा हुआ, रिवर्स डेविएशन में होगा उल्टा. आपको ओवरऑल दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा, या ये परसेंटेज पूछ लेगा, ये परसेंटेज पूछ लेगा. फिर से मैं सवाल कहता हूं कि 2 स्कूल ए और बी हैं, उनमें विद्यार्थियों की संख्या 7:5 है. पहले स्कूल में 80% पास हुए, स्कूल ए में 80% पास हुए. नहीं पता स्कूल बी में कितने परसेंट पास हुए. बोला यह गया है कि अगर दोनों स्कूलों से मिलाकर ए और बी से 76% स्टूडेंट पास हुए हैं तो बताइए स्कूल बी से कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं. यह सवाल बन गया. सभी को समझ में आ गया? एक सवाल पिंकी भुसारी जी, परसेंटेज को एक चैप्टर की तरह मत समझो. जो बच्चा परसेंटेज को समझेगा ना, इसका पेपर में एक सवाल आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी जिंदगी में गणित सीख नहीं सकता. परसेंटेज पूरा अर्थमेटिक मैथ का जो है हथियार है. एक मकान हम बना रहे हैं, ये मकान की नींव है, बुनियाद भरने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है. लेंटर तो रात में डल जाता है, एक रात में मकान पे लेंटर डल जाता है. समझ में आया? ठीक है जी. अब बताइए कैसे. देखो मेरे प्यारे भाई, ये बात आप लोग जानते होंगे कि अगर 2 स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 7:5 है, 7:5, अगर ओवरऑल 76% स्टूडेंट पास हुए हैं, अगर ओवरऑल 76% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो स्कूल ए में भी, अगर देखो ध्यान सुनिए मेरे दोस्तों, अगर स्कूल ए में 76% बच्चे पास हों और स्कूल बी में भी 76% बच्चे पास हों, तो ओवरऑल भी 76% बच्चे ही पास होंगे.
ये बात कहने की है कि नहीं? अगर देखो ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए, दोनों स्कूलों में मिलाकर 76% बालक पास हुए। अगर स्कूल ए में 76% बच्चे पास हो, स्कूल बी में भी 76% बच्चे पास हो, स्कूल ए में भी 76% बच्चे पास हो, स्कूल बी में भी 76% बच्चे पास हो, तो ओवरऑल भी 76% बच्चे ही पास होंगे। देखो आपको यहां पे ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है 76%, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मुझे इस 76 से कंपेयर करना, कंपेयर करके 76 पे बैलेंस करना है। भाई ओवरऑल 76% कब पास होंगे? जब स्कूल ए से भी 76% पास हो, स्कूल बी से भी 76% पास हो। लेकिन स्कूल ए में तो 80% पास हुए, स्कूल ए में तो 80% बच्चे पास हुए। 76 से कितना ज्यादा है भाई बताओ? एवरेज कितना है? 76। 76 से 80 कितना ज्यादा है? 4%। स्कूल ए से 4% बच्चे ज्यादा पास हुए। स्कूल देखो ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए? 76%। तो स्कूल ए से भी 76 होना चाहिए, स्कूल बी से भी 76 होना चाहिए। लेकिन स्कूल ए में कितने बच्चे पास हुए? 80%। 76 से कितना ज्यादा है? 4% ज्यादा है। तो स्कूल ए में 7 स्टूडेंट का 4% ज्यादा पास हुए। स्कूल ए में 7 स्टूडेंट का 4% ज्यादा पास हुए मेरे दोस्तों। स्कूल ए में एवरेज से 7 स्टूडेंट का 4% ज्यादा पास हुए। तो बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों यहां जितना ज्यादा है दूसरे स्कूल में उतने ही फेल करवा देते हैं। हो जाएगा ना बैलेंस? बताइए मेरे प्यारे भाई ये हमको ये रखना है बैलेंस, हमें ये रखना है रिजल्ट, हमको ये रिजल्ट रखना है। एक स्कूल में इतने बालक ज्यादा पास हो गए, दूसरे स्कूल में उतने बालक फेल करवा दो। बैलेंस का नियम है, हमें ओवरऑल एवरेज 76 पे बैलेंस करना है, तराजू को 76 में बैलेंस करना है। 76 से कम, यहां भी 76% पास होनी चाहिए, यहां भी 76% पास होनी चाहिए, बट यहां 80% पास हुए, एवरेज से 4% ज्यादा। 7 स्टूडेंट का 7 लड़कों का 4% ज्यादा पास हुए। तो बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों यहां पर बैलेंस करने के लिए यहां पर 7 लड़कों का 4% फेल करवा देते। जितना एक्स्ट्रा है, या जितना एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भी वहां इतना कम होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमें निकालना क्या? स्कूल बी का, हमें स्कूल बी में कितने परसेंट पास हुए निकालना है। देखो जो भी निकालना होता है उसी से बेस से भाग करते हैं। अगर हमें ओवरऑल निकालना है तो हम ओवरऑल से भाग करते हैं 12 से। हमें स्कूल बी में कितने परसेंट पास हुए, स्कूल बी में कितने विद्यार्थी हैं? 5। तो किससे डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों? 5 से बटे 5। जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के बेस से भाग देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 से 28 कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों? 5.6। तो 76 में से 5.6 घटाएंगे 70.4%, 70.4% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि स्कूल बी से 70.4% बच्चे पास हुए, ये इसका आंसर आएगा। दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर आपको निकाल के दे दे, और कोई तरीका नहीं दुनिया में। स्कूल बी से 70.4% स्टूडेंट पास हुए, 70.4। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डाउट है अभी? नहीं क्लियर हुआ? पूरी तरीके से नहीं क्लियर हुआ? मैं जानता हूं बेटा, एक बार में क्लियर हो जाता आपको तो आप यहीं छोड़ना होते। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देता हूं, स्कूल ए और स्कूल बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 8:5 है। 2 स्कूल है ए और बी, उनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 8:5 है। स्कूल बी से 72% बच्चे पास हुए, स्कूल बी से 72% बच्चे पास हुए, 72%। और पूरे स्कूल से मेरे दोस्तों 76, दोनों स्कूलों से मिलाकर स्कूल बी से 72% स्टूडेंट पास हुए हैं, और दोनों स्कूलों से मिलाकर कितना कर लेते हैं? 79% स्टूडेंट पास हुए, 79% स्टूडेंट पास हुए। तो मेरा सवाल यह है कि बताइए स्कूल ए से कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? ये सवाल है, करो। 2 स्कूल हैं ए और बी, उनमें विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 8:5 है। स्कूल ए में नहीं पता कितने परसेंट पास हुए, लेकिन स्कूल बी से 72% बच्चे पास हुए, स्कूल बी से 72% बच्चे पास हुए। दोनों स्कूलों से मिलाकर 79% बच्चे पास हुए। आपसे पूछा स्कूल ए से कितने परसेंट बच्चे पास हुए, स्कूल ए से कितने परसेंट बच्चे पास हुए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, रिवर्स डेविएशन से करना है। देखो मैं इसका बेसिक भी बता देता हूं। आप कहोगे सर ये तो ठीक है डेविएशन, लेकिन हम बेसिक भी भूल गए, एक बार बेसिक दोबारा से बता दो। देखो इसका बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका वही है गधों वाला, कि भैया माना स्कूल ए से x% बच्चे पास हुए, माना स्कूल ए से कितने बच्चे पास हुए? x%। कितने बच्चे पास हुए स्कूल ए से? x%। तो स्कूल ए से अगर स्कूल ए में 8 लड़के पढ़ते हैं, अगर स्कूल ए में 8 बच्चे पढ़ते हैं तो 8 बच्चों का x% पास हुए। स्कूल ए में 8 बच्चों का x% पास हुआ। स्कूल बी में अगर 5 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो स्कूल बी में 5 बच्चों का 72% पास हुआ। दोनों स्कूलों से मिलाकर कुल इतने पास हुए? स्कूल ए में 8 बच्चों का x% पास हुआ, स्कूल बी में अगर 5 लड़के पढ़ते हैं तो 5 का 72% पास हुआ। दोनों स्कूलों में 79% पास हुए। बताओ दोनों स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं टोटल? स्कूल ए में 8, स्कूल बी में 5, 8 5 13। दोनों स्कूलों में 13 बच्चे पढ़ते हैं, दोनों स्कूल में मिलाकर कुल 13 बच्चे पढ़ते हैं, और कुल 13 बच्चों में से 79% पास हुए। 13 बच्चों में से 79% पास हुए, बराबर कर दीजिए। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा होगी कि आप जो है छोड़ दोगे बीच में। ये इसका बेसिक है, ठीक है ना? एक्स मान के आपको करना पड़ेगा वेटेड एवरेज से, इसका बेसिक है मेरे प्यार। बेसिक बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव है, इसलिए हम बेसिक पे नहीं जाते, ठीक है ना? तो बेसिक जो है बच्चों आपको एक्स मान के करना पड़ता है। एक्स गया तेल लेने, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, पहले भी बता चुका हूं मैं। आपको ये बात जाननी चाहिए कि आपको ये निकालना है कि स्कूल ए से कितने परसेंट बच्चे पास हुए। हमें यह दिया हुआ है कि दोनों स्कूलों से मिलाकर 79% बच्चे पास हुए। अगर दोनों स्कूलों से मिलाकर 79% पास हुए हैं तो स्कूल ए से भी 79% पास होने चाहिए। भाई स्कूल ए से भी 79% पास होने चाहिए और स्कूल बी से भी 79% पास होने चाहिए।
अगर दोनों स्कूलों में मिलाकर 79% बच्चे पास हुए हैं तो स्कूल ए से भी 79%, स्कूल बी से भी 79% बच्चे पास होंगे, तो दोनों स्कूलों से भी 79% ही पास होंगे। लेकिन स्कूल बी में तो 72% ही पास हुए। एवरेज 79 से कितना कम? 79 से 72 कितना कम है? 7% कम है। तो स्कूल बी में 5 लड़कों का 7% कम पास हुए। स्कूल बी में 5 लड़के पढ़ते हैं, 5 लड़कों का 7% स्कूल बी में कम पास हुए। तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देते हैं, यहां 5 लड़कों का 7% ज्यादा पास करवा देते हैं मेरे दोस्तों स्कूल ए में। क्लियर है? कितने विद्यार्थियों पर भाई? स्कूल ए में कितने बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल में 8 बच्चे पढ़ते हैं, बटे 8। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 79, 5 सत्ते होता है 35 बटे 8, 35 को 8 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 8 चौक 32, 4 सही 3 बटे 8 जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 79 और 4 83, 83.378, 3/8 का मतलब 0.375 होता है, 83.375% ये सवाल का आंसर, 83.375%। बात खत्म। ये होता है रिवर्स डेविएशन का मेथड। तो देखो ये जो ट्रिक है ना, ये जो डेविएशन है, रिवर्स डेविएशन है, ये सवाल बेसिक से एक्स मान के 2 मिनट में सॉल्व होता है, ये तरीका करके देता है आपको 10 से 15 सेकंड में। आप बताओ अगर 2 मिनट की चीज आप 10 या 15 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो तो जाहिर सी बात है दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो चीज थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। आप ये सोचो ना, हाँ जी खुद सोचो भाई, जिस सवाल को आप बेसिक से एक्स मान के या एलिगेशन लगा के 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करते, वो आप डेविएशन लगा के रिवर्स डेविएशन से 10-15 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जिस बालक में इतनी बुद्धि है ही नहीं कि इतनी लगा पाए, उसकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है जी, 2 एग्जांपल मैंने लिया, अब सवाल करेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 56 रिवर्स डेविएशन पर 20 सवाल होंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, करो। चलिए बताएं। A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% student failed. सवाल बोला गया है कि स्कूल X से कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया और 20% फेल हो गए। स्कूल X से कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से 20% फेल हो गए। फ्रॉम स्कूल Y 130% मोर स्टूडेंट अपीयर्ड देन फ्रॉम स्कूल X। स्कूल Y में स्कूल X से 130% ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। बहुत बढ़िया, पहला सवाल इसी कंसेप्ट पे आ गया। 2 स्कूल है X और Y। सवाल में बोला गया कि 2 स्कूल हैं X और Y। बोला स्कूल X में कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से 20% फेल हो गए। स्कूल Y में स्कूल X से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। पढ़ो, विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y में 130% अधिक छात्र एग्जाम दिए हैं। यानी कि अगर स्कूल X से 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 100 से 130% ज्यादा कितना होता है? 100 से 130 ज्यादा कितना होता है बच्चों? 230। स्कूल Y में 230 बच्चों ने पेपर दिया है। अगर स्कूल X में 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो स्कूल Y में 230 बच्चों ने पेपर दिया है, रेशियो लूंगा यानी कि 10:23। तो स्कूल X और स्कूल Y में जिन बच्चों ने पेपर दिया उनकी संख्या का अनुपात 10:23 है। सवाल में यह कहा गया है कि स्कूल X में जितने बच्चों ने पेपर दिया है स्कूल X में, उसमें से 20% फेल हो गए। स्कूल X में जितने बच्चों ने पेपर दिया है उसमें से 20% फेल हो गए। आगे क्या बोला गया? आगे एक एक लाइन को बड़े प्यार से और धीरे धीरे पढ़ो। इफ 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ट, दोनों स्कूल से जितने बच्चों ने पेपर दिया, दोनों स्कूल से जितने बच्चों ने पेपर दिया है उसमें से 90% पास हो गए। तो आपसे पूछा गया कि बताओ स्कूल वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं और आंसर अप्रोक्स में बताना है। देखो सवाल में बोला गया कि दोनों स्कूलों से मिलाकर, दोनों स्कूल एक्स और वाई से मिलाकर जितने बच्चों ने पेपर दिया है उसमें से 90% पास हो गए। भाई दोनों स्कूल एक्स और वाई से मिलाकर जितने बच्चों ने पेपर दिया है उसमें से 90% पास हो गए, तो बाकी का 10% तो आपकी तरह हो गए ना फेल। अगर दोनों स्कूलों से मिलाकर 90% बच्चे पास हुए हैं, बोला है दोनों विद्यालय से जितने बच्चे उपस्थित हुए उसमें से 90% पास हुए, अगर टोटल 100% में से 90% पास हुए तो बाकी का 10% फेल हुए। दोनों स्कूल एक्स और वाई से मिलाकर, मिलाकर मतलब प्लस। तो यह पूछा गया स्कूल वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि एक रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है। किसी बच्चे के मन में यह डाउट तो नहीं आया कि सर हमको कैसे पता लगेगा रिवर्स डेविएशन का सवाल है? सवाल को पूरा पढ़ते ही एक बार में पता लग जाएगा कि भी सवाल में एक्स का परसेंटेज दिया है, एक्स और वाई का परसेंटेज दिया है, वाई का पूछा है। ठीक है ना? अब इसका कोई संविधान में कानून थोड़ा लिखा है कि यह कानून जब फॉलो होगा तब यह धारा लगेगी, ऐसा संविधान तो नहीं होता गणित में। यह कॉमन सेंस से सोचा जाता है बेटा, कॉमन सेंस से। इसकी कोई संविधान, कोई आईपीसी की किताब थोड़ना है कि ये हो तो ये लगाना, ये हो तो ये लगाना। ये केवल प्रैक्टिस से सीखा जाता है। मैं तो बहुत चीज क्लियर करके चलता हूं कि जिस सवाल में ओवरऑल इफेक्ट आपको दिया जाएगा और मिसिंग परसेंटेज पूछी जाएगी, ऐसे हर एक सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों रिवर्स डेविएशन लगेगा। और कैसे लगेगा वो मैंने आपको सिखा दिया है। कैसे लगेगा मेरे प्यारे भाई? कि अगर ओवरऑल 10% बच्चे फेल हुए, अगर ओवरऑल दोनों स्कूल से 10% बच्चे फेल हुए तो स्कूल एक्स में भी 10% फेल होने चाहिए थे, स्कूल वाई में भी 10% फेल होने चाहिए थे। भाई 10% कब आएगा? जब स्कूल एक्स से भी 10% फेल हो, वाई से भी 10% फेल हो, ओवरऑल भी 10% फेल होंगे। लेकिन स्कूल एक्स से 20% फेल हुए, एवरेज से कंपेयर करो, 10% से कितना ज्यादा है? 10 से 20, 10% ज्यादा है। तो स्कूल एक्स में 10 स्टूडेंट का 10% ज्यादा फेल हुए। स्कूल एक्स में 10 का 10%, 10 ज्यादा फेल हुए, यहां 100% कम कर देते हैं। भाई हमको 10% से कंपेयर करके एवरेज बैलेंस करना, 10% से कंपेयर करो, यहां 100 ज्यादा हो रहा है, यहां 100% कम कर देते हैं। कितने विद्यार्थियों पर मेरे दोस्तों स्कूल एक्स में, स्कूल वाई में कितने विद्यार्थी? 23, तो 23 से भाग देंगे। जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसी के बेस से भाग दिया जाता है। अब 23 से भाग जब मैं दूंगा 100 को कितनी बार जाएगा? 4 23 चौका 92, बचेगा 8 0, 23 दिया 69, तो 10 में से 4.3 घटाऊंगा तो अप्रोक्स कितना आएगा? 5.7।
तो अप्रोक्स 5.7% स्कूल वाई से पास हुए, तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। 5.7% फेल हुए, सॉरी। सवाल का आंसर डी ऑप्शन आएगा बेटे। समझ में आया? तो देखो, जो चीज मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा था ना, वो यही चीज पूछी गई और ये सबसे लो लेवल का सवाल है। अब बताओ, इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैं सबसे लो लेवल की चीज तो पढ़ाऊंगा, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन देखो, लैंग्वेज काफी बड़ी आएगी पेपर में। हाँ, जिस बच्चे ने डेविएशन नहीं पढ़ा है उसको रिवर्स डेविएशन नहीं आएगा समझ में। रिवर्स डेविएशन समझने के लिए पहले आपको डेविएशन पढ़ना पड़ेगा। शाबाश वैभव गर्ग, शाबाश भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट, 75 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर थ्योरी एंड द रेस्ट फॉर प्रोजेक्ट वर्क. Veena scored 60% in theory. What percent of marks must be scored in the project to achieve an overall 62% marks in the subject? देखो, बहुत बेहतरीन सवाल। कोई सब्जेक्ट 180 नंबर का है, कोई सब्जेक्ट 180 नंबर का है, उसमें 75% तो मार्क्स थ्योरी के हैं, 75% मार्क्स थ्योरी के हैं, और बाकी मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट वर्क है, बाकी प्रोजेक्ट वर्क है। तो भाई 100% में से 75% थ्योरी पूछी जाती है और 25% का आपका प्रोजेक्ट पूछा जाता है। एक सब्जेक्ट है, उसमें से 75% मार्क्स थ्योरी के हैं और बाकी जो मार्क्स है 25%, 100 में से 75 घटाओ, प्रोजेक्ट के हैं। यानी कि थ्योरी के और प्रोजेक्ट के मार्क्स का रेशियो कितना है? 3:1। थ्योरी और प्रोजेक्ट के मार्क्स 3:1 है। आगे क्या बोला है? बोला वीना के थ्योरी में 60% नंबर आए, वीना के थ्योरी में 60% नंबर आए। तो आपसे ये पूछा गया कि बताओ प्रोजेक्ट में कितने परसेंट नंबर उसको स्कोर करना चाहिए, प्रोजेक्ट में कितने परसेंट उसको स्कोर करना चाहिए जिससे कि उसके ओवरऑल सब्जेक्ट में 62% मार्क्स आए। ओवरऑल सब्जेक्ट का मतलब थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट में मिलाकर तो सब्जेक्ट बना है। सब्जेक्ट कैसे बना? थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट में मिलाकर उसके ओवरऑल 62% मार्क्स आए। तो आपसे पूछा प्रोजेक्ट वर्क्स में कितने परसेंट लाने पड़ेंगे। 180 का सवाल से कोई लेना देना नहीं है कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि हमें बेस की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं होती, हमें तो बेस का रेशियो चाहिए होता है केवल। आप बताओ, अगर हमें ओवरऑल 62% नंबर चाहिए तो यहां भी ओवरऑल 62% नंबर कब आएंगे? भाई किसी बालक के थ्योरी में भी 62% आए, प्रोजेक्ट में भी 62% आए, तो ओवरऑल सब्जेक्ट भी 62% आएगा। भाई प्रोजेक्ट में भी 62% नंबर बनने चाहिए, थ्योरी में भी 62% बनने चाहिए, पर थ्योरी में बना है 60। 62 से 60 कितना कम है? 2% कम है। तो थ्योरी में 3 नंबर का 2% कम स्कोर है, थ्योरी में 3 नंबर का 2% कम है स्कोर। तो बैलेंस करने के लिए प्रोजेक्ट में 3 नंबर का 2% ज्यादा लाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में भाई थ्योरी में जितना कम आया है प्रोजेक्ट में उतना ज्यादा लाना पड़ेगा। कितने मार्क्स में? 1 मार्क्स में बटे 1। तो 62 जमा 6 68 आ गया। तो प्रोजेक्ट में 68% नंबर लाने पड़ेंगे। ये आंसर है सी ऑप्शन। बात करता हूं, इतने प्यारे प्यारे बालक है मेरे, राजाओं की तरह सवाल कर रहे हैं भाई। देखो एक बात बताऊं मैं, हकीकत कि जितनी एसएससी में वैकेंसी आने वाली है उससे ज्यादा बच्चों ने सवाल का सही आंसर कमेंट में बता दिया है। जितनी एसएससी में वैकेंसी आने वाली है उससे ज्यादा बच्चों ने लाइव क्लास में इस सवाल का सही आंसर कमेंट में बता दिया है। अब जिन बच्चों का नहीं आया है आंसर, वो समझो कि वो तो भीड़ में कभी शामिल ही नहीं थे, वो तो खुट्टल खिलाड़ी, खुट्टल खिलाड़ी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कब केवल जो है हमारे पास आके केवल मुझे फीस दो, मैं ये नहीं चाहता। मेरा मकसद आपसे कोई फीस वसूलना नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने हमें अगर थोड़ी सी फीस दी है पढ़ने के लिए तो आप उससे 10 गुना मुझसे वसूल के जाओ, 10 गुना सीख के जाओ। लेकिन वो आप पे निर्भर करता है, मैं आपको मार मार के नहीं पढ़ा सकता। मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में सबसे सॉलिड है, सबसे सॉलिड कंटेंट। इतना सीक्वेंस में, इतना धीरे धीरे, इतना सिस्टमेटिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। सब देखिए दुनिया, लेकिन बच्चा मेहनत करने को तैयार नहीं। मैं बच्चे की औकात वहीं दिखाई देता हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि तुम भीड़ से बाहर हो, तुम्हारी तो कोई गिनती नहीं हो रही है अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ढंग से। आप घर पे जाकर उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। अगर मैं आपके मुंह पे कह देता हूं भाई तू घर पे जाके इतनी मेहनत नहीं कर रहा, उतनी पढ़ाई नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए एक बच्चे को, और इस वजह से तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तू भूखा मरेगा, तो ये डिमोटिवेट करना नहीं है, ये बच्चे को उसकी हैसियत, उसकी औकात बताना है। और मैं सीधा मुंह पे बताता हूं, बिल्कुल दीपांजलि एलिगेशन से भी हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, तरीका बहुत आसान है। सवाल नंबर 58 टीवी सर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, सवाल जो कि आईसीएआर असिस्टेंट 2022 का है, बनाए। हाँ जी दीपांजलि, सवाल बोला गया एक साल में खेले जाने वाले 240 खेलों में से एक क्रिकेट टीम 80% जीतना चाहती है। देखो साल में, सॉरी, एक साल में 240 मैच खेले जाएंगे और एक क्रिकेट टीम 80% मैच जीतना चाहती है। बोला गया है पहले से खेले गए 65% खेलों में से सफलता की दर 75% थी। तो आपसे पूछा शेष खेलों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफलता दर क्या होनी चाहिए। देखो 240 मैच, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। एक क्रिकेट टीम कुल 80% मैच जीतना चाहती है। अभी तक 65% मैच खेल लिए गए। 65% का मतलब 5% 1/20, 65% 13/20। यानी कि अगर टोटल 20 मैच खेल रहे हैं, अगर टोटल 20 मैच हैं तो 20 मैच में से 13 मैच खेल लिए गए हैं। 13 मैचों में से सक्सेस रेट 75% है, यानी कि 75% मैच जीते हैं। 13 मैचों में से 75% मैच जीते हैं, तो बाकी कितने मैच हैं भाई? टोटल अगर 20 है, 20 में से 13 खेल लिए तो बाकी हैं 7। 20 में से 13 घटाओ 7। तो बोला बाकी इन खेलों में कितने परसेंट मैच जीतने पड़ेंगे, कितने परसेंट मैच सक्सेस होने चाहिए कि ओवरऑल 80% मैच जीते हैं, ओवरऑल जो सक्सेस रेट हो वो 80% हो। ये सवाल है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर आइए। अगर ओवरऑल 80% मैच जीतना चाहते हैं
तो भी पहले भी 80% जीतने चाहिए थे और बाकी बचे में भी 80% जीतने चाहिए। ये मतलब है, बोलो, हमको इस 80 से कंपेयर करना होता है, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अगर ओवरऑल 80% आप मैच जीतना चाहते हो तो पहले भी 80 जीतने चाहिए थे और बाकी बचे में भी 80 जीतने चाहिए, लेकिन पहले तो आप 75% ही जीते हो। 80 से 75 कितना कम है? 5% कम है। तो पहले जो आपने 13 मैच खेले हैं, 13 मैचों का 5% कम जीते हो, 13 मैचों का 5% कम जीते हो। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 13 मैचों का 5% ज्यादा जीतना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कितने बचे मैचों में? 7 बचे मैचों में। बचे मैच कितने? 7। तो बटे आ जाएगा 7। तेरे पंजे 65, 65 से भाग देंगे 7 को तो 7 राम 63, बचेगा 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 21। तो अप्रॉक्स 80 में 9.3 जोड़ेंगे 89.3%। तो लगभग 89.3% मैच आपको बचे हुए में जीतने चाहिए होंगे। डी ऑप्शन आंसर हो गया, बात समाप्त। मुझे लगता है मेरे भाई बहुत ही एक स्टेप में आंसर निकालूंगा बेटा, एक स्टेप में आंसर आएगा, कोई भी सवाल हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 59। सवाल एसएससी जीडी 2023 के पेपर का है। देखो मैं एक ही कंसेप्ट पे सवाल करा रहा हूं, रिवर्स डेविएशन, लेकिन मैं अलग अलग लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। ऑफलाइन में क्या होता है? ऑफलाइन में मैंने देखा बहुत सारी सीट टीचर्स की कि भाई एक ही लैंग्वेज पर 10 सवाल दिए हुए हैं, बस डाटा बदला हुआ 5%, अगले में 6%, अगले में 7%। अरे उससे बच्चा क्या सीखेगा? रट्टू तोता थोड़ा बनाना है। एक कंसेप्ट पे अलग अलग लैंग्वेज के कई सारे सवाल करवाएं, जैसे कि बच्चा कंसेप्ट भी सीखेगा, कैलकुलेशन भी मजबूत होगी, उसके भाषा का भी ज्ञान बढ़ेगा। कि ये बच्चे को गणित में कमजोर नहीं है, इन बच्चों की कमजोरी सवाल को समझने में भी है। वो तभी दूर होगी जब आप अलग अलग लैंग्वेज के सवाल करोगे, ना कि एक जैसे सवाल आप करोगे। बार बार वही सवाल करवाता हूं कि स्कूल में इतने पास, स्कूल भी में इतने पास, बताओ पूरे में कितने पास, और उसी पे 10 सवाल करवा दो, उसका कोई फायदा नहीं है। चलेंगे। बोला 2 आदमी ए और बी के वजन का अनुपात 5:3 है। सवाल में बोला गया है, सवाल में बोला गया कि 2 आदमी ए और बी के वजन का रेशियो 5:3 है। बहुत बढ़िया। 2 आदमी ए और बी के वजन का रेशियो 5:3 है। बोला है यदि ए के वजन में 5% की वृद्धि होती है, ए के वजन में 5% की वृद्धि होती है और ए और बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलो हो जाए, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 92 किलो की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो परसेंटेज निकालना है। ए का वजन 5% बढ़ता है और ए और बी का कुल वजन 15% बढ़ता है। ए और बी का कुल वजन, कुल मतलब प्लस आ गया ना बेटे, 15% बढ़ता है। तो पूछा बी के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे पूछेगा। जीडी का सवाल है, जीडी तो कोई हाई लेवल का पेपर नहीं है, बहुत छोटा पेपर है, उसमें ऐसे सवाल आते हैं तो आपको करने पड़ेंगे बेटा, आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। देखो अगर ए और बी का वजन 15% बढ़ा है, ए और बी का कुल वजन 15% बढ़ा है, तो ए का भी 15% बढ़ना चाहिए वजन। देखो अगर कुल वजन 15% बढ़ा है ए और बी का, तो ए का भी 15% बढ़ना चाहिए बच्चों, बी का भी 15% बढ़ना चाहिए। अगर ए का वजन भी 15% बढ़े, बी का भी 15% बढ़े, तो कुल वजन भी 15% ही बढ़ेगा। लेकिन मेरे प्यार भी ए का वजन 5% ही बढ़ा। 15 से 5 कितना कम है? 10% कम है। ए का वजन 10% कम बढ़ा है ना, 5 का 10%, 5 दूसरा 50 है ना। ए का जो वजन है 5 किलो का 10%, 5 का 10 कितना होता है? 50%। ए का वजन 50% कम बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए बी का 50% ज्यादा बढ़ा देते हैं। कितने किलो पर? बी का वजन है 3। 50/3 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? आप जानते हैं कि भाई ये चला जाएगा 16 बार और 2/3 आएगा 0.66। 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31.66 सवाल का आंसर है। 31.67% अप्रॉक्स ऑप्शन नंबर ए उत्तर है। बात समाप्त। सभी बच्चे इसको कर पाए हैं, वो भी बड़े प्यार से। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों यहां पर 60, बताओ। बहुत बड़े सवाल। देखो बच्चों ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर का है 2019 का। अब बैंकिंग का सवाल भी कर पाओगे इसी तरीके से मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से बना दीजिए आप। लेकिन बैंकिंग के सवालों की लैंग्वेज बहुत लेंदी होती है, बहुत घुमा फिरा के लिखा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। पहले मैं आपको करने के लिए देता हूं, करके बताएं। सात बटे 10 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 3/4 बता रहे हैं। एक कंपनी के कर्मचारियों का 40% पुरुष हैं, ठीक है। एक कंपनी में मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल भी काम कर रहे हैं, 40% पुरुष हैं। इसका मतलब आप जानते हैं पहली लाइन 40% होता है 2/5।
यानी कि नीचे क्या होता है हमेशा टोटल, अगर कंपनी में टोटल 5 आदमी हैं तो 5 में से 2 पुरुष हैं, बाकी का 3 महिलाएं हैं, ये मतलब हुआ 2:3 मेल फीमेल का रेशियो है। आगे सवाल ये कहा गया है कि 75% आदमी 38,000 रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा कमाते हैं। 75% आदमी ऐसे जो 38,000 रुपए सालाने से ज्यादा कमाते हैं। बोला यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो बोला कंपनी द्वारा महिलाओं का कौन सा हिस्सा है जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाता है या उससे कम कमाता है। बहुत बेहतरीन, आखिरी लाइन में ट्विस्ट है, आखिरी लाइन में मेरे दोस्तों ट्विस्ट है। चलो ज्यादा कमाने वालों पे ले लेते हैं। बोला है सवाल में ये बोला गया है कि 75% मेरे दोस्तों आदमी 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। ज्यादा मैंने ज्यादा वालों पे कर रहा हूं कैलकुलेशन। 75% आदमी ऐसे हैं जो सालाना 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। अब बोला कंपनी के टोटल 48% कर्मचारी ऐसे हैं, कंपनी के टोटल 48% कर्मचारी ऐसे हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। कंपनी के कर्मचारी मतलब कंपनी में मेल प्लस फीमेल मिलाकर 48% लोग ऐसे हैं जो 38,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कितनी प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमाती हैं? क्या आप ये नहीं बता सकते? अगर ओवरऑल 48% है तो ये भी 48 होना चाहिए, ये भी 48 होना चाहिए। अगर ओवरऑल 48% है बच्चे तो ये भी 48 होना चाहिए, ये भी 48 होना चाहिए। पर आदमी कितना कमा रहे हैं? 75। अब 48 से 75 कितना ज्यादा है? 27% ज्यादा है। 48 से 75 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 27%। यानी कि 2 आदमियों का 27% ऐसे हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। 2 आदमियों का 27% एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए कम कर देंगे, बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों यहां पे कम कर देंगे। कितने पर? कितनी औरतों पर? 3 औरतें बटे 3, तो 3 नाम 27, 2 नाम 18। 48 में से 18 घटाएंगे 30%। यानी कि ये आ गया बेटा कि 30% महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। 30%, ठीक है ना? ये मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया कि 30% महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। लेकिन बच्चों सवाल में क्या पूछा है? सवाल में तो ये पूछा है कि महिलाओं का कौन सा अंश ऐसा है जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है। अगर 30% महिलाएं 38,000 से ज्यादा कमा रही हैं तो 100 में से 30% घटाओ, 100 में से 30% घटाओ, कितना आएगा? 70%। 70% महिलाएं ऐसी होंगी जो या तो 38,000 रुपए कमा रही होंगी या उससे कम कमा रही होंगी। और 70% को क्या कहते हैं? 7/10। तो सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन, 7/10। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बिल्कुल आप डायरेक्ट कम पे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। यहां पहले मैंने ज्यादा वाले निकाला, फिर घटा के कम निकाल लिया। आप सीधा भी कम पे कैलकुलेशन कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा बेटा। ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आगे चलेंगे भाई साहब, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पे अब इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड टाइप, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड बनाएं। अगला कंसेप्ट इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड टाइप नहीं बदला मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, देखो मेरे पर कितना मजा आएगा आपको, कितना मजा आएगा, खुशी खुशी आप सवाल करोगे। बच्चों मैंने आपको समझाया था, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, बीच में क्या आ रहा है? प्लस। मैंने आपको ये भी सिखाया है कि जहां बीच में प्लस का साइन आता है वहां डेविएशन लग जाएगा, जहां बीच में प्लस आएगा वहां डेविएशन लग जाएगा। ये देखो मैं आपको पहले ही सीट में टाइप पढ़ा चुका हूं, हाँ इसी सीट में था, कि आपको इनकम में चेंज देगा, एक्सपेंडिचर में चेंज देगा, आपसे सेविंग में चेंज पूछेगा। किन्हीं भी 2 में आपको परसेंटेज चेंज पूछेगा और आपसे तीसरी में परसेंटेज चेंज, किन्हीं भी 2 चीजों में आपको परसेंटेज चेंज देगा और आपको तीसरे में पूछेगा। तो बेटा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले सवाल को मैं आपको 100 मान के तो सिखा चुका हूं, 100 मान के कैसे करना है। लेकिन आप इन सवालों को डेविएशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो। देखो जरा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बोला है एक आदमी अपनी इनकम का 33 सही 1/3% बचत करता है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। एक आदमी अपनी इनकम का 1/3 बचत करता है, अपनी इनकम का 1/3 बचत करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आदमी की इनकम 3 है, अगर आदमी की इनकम 3 है तो उसमें से 1 रुपए की आदमी बचत कर रहा है, यानी कि बाकी के 2 रुपए खर्चा कर रहा है। अगर आदमी की इनकम 3 है तो उसमें से 1 की बचत कर रहा है, बाकी का 2 खर्चा कर रहा है। सवाल में बोला है बचत 22% बढ़ जाती है, आदमी की बचत 22% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, आदमी का खर्चा 10% बढ़ जाता है। तो पूछा उसकी इनकम कितना परसेंट बढ़ जाएगी, इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी। इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत ही तो होता है। यानी कि सवाल में यही पूछा गया है कि खर्चा प्लस बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा, खर्चा प्लस बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा। क्या आप डेविएशन से नहीं कर सकते? क्या आप डेविएशन से नहीं कर सकते? अगर डाटा बहुत आसान है तो मैंने आपको सिखाया था वेटेड एवरेज लगा लो, डेविएशन भी लग जाएगा, पर डाटा इतना मरा हुआ है कि वेटेड एवरेज भी लग जाएगा। खर्चा बढ़ गया 2 का 10%, 10 दूनी 20, बचत बढ़ गई 1 का 22%, 22, 10 दूनी 20 और 22 42%, 42% बढ़ गया मेरे दोस्तों। कितने पर? खर्चा प्लस बचत है 2 और 1 3, 2 जमा 1 3, 42/3 14%। तो इनकम 14% बढ़ी। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। और विश्वास करेंगे कि ये वाला जो सवाल है 2019 के मेंस का है, प्री का भी नहीं बेटे, मेंस के पेपर का सवाल है ये, मेंस का। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा ऐसा ही, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बनाएं एक और। बोला गीता की बचत उसके खर्चे के 28% के बराबर है ना? देखो 100 मान के सिखाना भी जरूरी था, इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक तरीका बताया 100 मान के। एक्स मान के तो बताने से रहे हम बेटा, एक्स तो चूल्हे में डाल दिया हमने। 100 मान के हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको कैसे सवालों को 100 मान के कैसे करना है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब कैलकुलेटिव परसेंटेज आती है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, हमेशा आसान रहेगा। गीता की बचत उसके खर्चे का 28%, 28% कितना होता है?
4%, 1/25, 28%, 7/25। गीता की बचत उसके खर्चे का 7/25 है, खर्चे का, यानी कि गीता का खर्चा 25 है तो बचत 7 है, खर्चा 25 है तो बचत 7 है, खर्चे का और बचत का अनुपात है। बोला है गीता का खर्चा 17.4% बढ़ जाता है, गीता का खर्चा 17.4% बढ़ जाता है, बचत 5% कम हो जाती है, गीता की बचत 5% कम हो जाती है, तो इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सवाल है आय कितने परसेंट बढ़ेगी, इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी? जल्दी से जवाब दीजिए। इनकम यानी कि आपसे आय, ये पूछा है खर्चा प्लस बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बीच में प्लस आ गया, एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, सेविंग में चेंज दिया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में पूछा है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ही हम इनकम कहते हैं। देखो बच्चों यहां भी डेविएशन भी लग जाएगा, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, आसान है मेरे दोस्तों, डाटा आसान है। भाई खर्चा कितना बढ़ गया, 25 का 17.4% कितना होता है? अब 25 की 17.4 में गुणा करना बहुत आसान है कि मैं ऐसे लिखता हूं 17 जमा 0.4, 25 की 17 में गुणा कितना हो गया भाई? 25 की 10 में गुणा करो 250 और 175, 250 और 175 हो गया जी 425, और 25 की 0.4 में गुणा कर दो 10, तो 25 का 17.4% हो गया जी 435। बचत कितनी घट गई? 7 का 5%, 7 का 5% कितना होता है? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35% बचत कम हो गई। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आएगा मेरे दोस्तों? टोटल खर्चा प्लस बचत कितना है? 25 जमा 7, 25 जमा 7 32/32 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 435 में से 35 घटाएंगे 400, 400 को 32 से भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा 100/8, 400 को 32 से भाग देंगे 4 से काटेंगे 100/8, 100/8 कितना होता है? 12.5, तो 12.5% इनकम बढ़ जाएगी। आंसर है 12.5%। आगे चलते हैं, अगला सवाल। इससे आसान तरीका नहीं सवालों को करने का, ये बताओ। सवाल नंबर है बच्चे, अपन लोग करेंगे 64 बनाए 64वां, करिए। अगर आप इस सवाल को 100 मान के करोगे ना, 100 मान के, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है। बोले सौरभ की बचत उसके खर्च का 16% है। अब हमारा तरीका देखो डेविएशन से कैसे होता है। सौरभ की बचत खर्च का 16% है, 16% कितना होता है? 4/25, 4% 1/25, 16% 4/25। सौरभ की बचत उसके खर्च का 16% है, खर्च है 20, यानी कि खर्च अगर 25 रुपए है तो खर्च अगर 25 है तो बचत कितनी है? 4। बचत खर्च का 25% है, खर्च का यानी कि खर्च अगर 25 रुपए तो 25 का 16% ही 4 के बराबर है, बचत 4 रुपए है। बोला उसकी इनकम 35% बढ़ती है, इनकम 35% बढ़ती है, इनकम, इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत 35% बढ़ता है, खर्चा 38% बढ़ता है, खर्चा 38% बढ़ता है। तो पूछा बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, सवाल है। क्या रिवर्स डेविएशन नहीं लगेगा कि स्टेप रिवर्स डेविएशन? आप बोलोगे सर ओढ़ के लगेगा। 35% से देखो, अगर इनकम 35%, अगर किसी आदमी की इनकम 35% बढ़ी है तो खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए, बचत भी 35% बढ़नी चाहिए, यही नियम कहता है। अगर किसी आदमी की कमाई 35% बढ़ी है, इनकम 35% बढ़ी है, इनकम, तो खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए, बचत भी 35% बढ़नी चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ा 38%, 35 से 38 खर्चा कितना बढ़ा? 3% ज्यादा बढ़ा, तो खर्चा 25 रुपए का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए यहां कम कर देंगे, 25 दिया 75, 75% यहां कम कर देंगे। कितने की बचत पर? 4 रुपए की बचत पर बटे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करूंगा। 4 से 75 चला जाएगा लगभग 19 बार, 19 चौक 76, और 35 में से 19 घटाएंगे लगभग आएगा 16, तो अप्रॉक्स 16% सवाल का आंसर आएगा डी ऑप्शन, अप्रॉक्स 16%। बताओ बच्चों, ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो 4 से 75 लगभग 19 बार जाएगा, और 35 में से 19 घटाऊंगा लगभग 16%। उत्तर आ गया। इतना बढ़िया तरीका है बेटा, एक स्टेप में आंसर निकाल के देगा, एक स्टेप में। ये कर मेरे प्यारे भाइयों, ये करोगे। सवाल नंबर है आपके सामने 65, बनाए जल्दी से। एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ बच्चों, मजा आ रहा है ना भाई? अब बच्चा इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता चलेगा? देखो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हुआ है, माइनस आ रहा है आंसर तो डिक्रीज हुआ है, प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब राहुल राज डिक्रीज करेंगे। बेसिक से बहुत बहुत कैलकुलेटिव है। ए अपनी इनकम में से 35% बचाता है, ए अपनी इनकम में से 35% बचाता है। 35% कितना होता है? 5%, 1/20, 5% का 7 गुना 7/20। ए अपनी इनकम में से 35% बचाता है, इसका मतलब यह है कि अगर ए की इनकम 20 है, ए की इनकम 20 है तो 20 में से 7 रुपए बचाता है ए, बाकी का 13 खर्चा करता है। अब हुआ ये, उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती है, इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, इनकम 20.1% बढ़ जाती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है। तो ये पूछा गया कि बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। दिख गया सवाल रिवर्स डेविएशन? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम चौखोस है बेटे। अगर ओवरऑल 20.1% बढ़ी है इनकम तो ये भी 20.1% बढ़ना चाहिए, ये भी 20.1% ही बढ़ना चाहिए। बोलो, अगर आय 20.1% बढ़ी है तो खर्चा भी 20.1 बढ़ना चाहिए, बचत भी 20.1 बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों खर्चा बढ़ा है 25, 20.1 से 25 कितना ज्यादा है? 4.9% ज्यादा है। 20.1 से 25 कितना ज्यादा है? 4.9% ज्यादा है। तो खर्चा 13 रुपए का 4.9% ज्यादा बढ़ा, खर्चा 13 रुपए का 4.9% ज्यादा बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए 13 रुपए का 4.9% बचत को कम कर देते हैं। इतने की बचत पर 7/7। क्लियर है? 7 से चला जाएगा 49, 7.7 बार,
13 सत्ते 91 यानी कि 9.1। अब 20.1 में से 9.1 घटाएंगे तो कितना आएगा 11। 20.1 में से 9.1 घटाएंगे 11%। पॉजिटिव आया, आंसर आया पॉजिटिव तो इंक्रीज हुआ बेटे, 11% बचत बढ़ जाएगी। ये इसका उत्तर आ गया। बताओ बच्चों, इतना सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको पढ़ाया, खिचड़ी सी नहीं पकाई। पहले मैंने आपको डेविएशन पे हाथ साफ करवा दिया, तब मैंने आपको ये चीज सिखाई, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा यही टाइप का सवाल आता है। ठीक है, देखो जो टाइप इंपॉर्टेंट है, चाहे बेशक आसान है, मुझे कोई शर्म नहीं है, उसके भी आपको 10 सवाल करवाऊंगा। अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो बेशक आसान हो, मैं फिर भी आपको उसको 10 सवाल करवाऊंगा, 10-12 सवाल। मेरा वो मकसद नहीं है कि भाई आसान है चलो एक सवाल करवा दे, आगे बढ़ जाओ, नहीं। जब तक आपका पूरा हाथ साफ नहीं हो जाएगा, तब तक हम करते रहेंगे प्रैक्टिस। क्योंकि इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो। क्लास में सब कुछ पढ़ा देना, अलग से कुछ नहीं पढ़ने को कहना बच्चे से, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि बच्चा अलग से कुछ पढ़ेगा। ठीक है, हमें बच्चों पे विश्वास ही नहीं है। ओके, 2 रुपए का विश्वास नहीं है मुझे, नेताओं पे ज्यादा विश्वास है मुझको, बच्चों पे नहीं है। अगला सवाल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे करके बताएं। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, करके बताएं। देखो सवाल कोई बहुत टॉप एग्जाम का नहीं है, जीडी के पेपर का ऐसा ही सवाल है, करके बताओ आप। एसएससी जीडी के पेपर का क्वेश्चन है, करेंगे। सर पता क्या चलेगा 13 रखना है या 20? अच्छा, यहां पहली लाइन से पता चलेगा बेटा, पहली लाइन से बोला है ए अपनी इनकम में से 35% बचाता है, इनकम में से 35% बचाता है। 35% की फ्रैक्शन 7/20। इनकम में से बेस क्या है? इनकम, यानी कि एक ही इनकम 20 है, नीचे हमेशा बेस होता है, तो उसमें से 7 की बचत कर रहा है। इनकम 20 है, 7 की बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना है? 20 में से 7 घटाओगे 13। पिछले सवाल में क्या था? सौरभ की बचत खर्च का यहां बेस जो वो खर्च है, 25 आपका खर्च है। तो बेटा ढंग से पढ़ा करो, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। हाँ जी, अब ये भी करके बताना पड़ेगा क्या? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप, वेरी गुड, ऑस्कर गोज टू यू। 26.67% इस सवाल का एकदम ठीक आंसर है। 26.67%, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है भैया, वेरी गुड बच्चों, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो मेरे प्यारे, अगला सवाल भी मैंने टाइप नहीं बदला, सेम टाइप है, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, 3 सवाल मैंने इस पे डाले हैं, देखो प्यारे बच्चों। अगला सवाल भी सेम ही कंसेप्ट पे है, बट जबरदस्ती का देखने में डरावना बना दिया जाता है। डरावना बोला है, एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है, मंथली खर्चा 50,000 रुपए। अगले साल इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, बचत कितना परसेंट बढ़ेगी? देखो, आदमी की इनकम होती है मेरे दोस्तों खर्चा प्लस बचत, मुझे खर्चे और बचत का ही रेशियो निकालना है। सवाल में दिया है कि एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है और मंथली खर्चा 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे दी हुई है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू की तेल लेने हम लेंगे रेशियो। मैंने क्या समझाया कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो बेस का रेशियो ले लेते हैं। अगर इनकम 87,500 है, आदमी का खर्चा 50,000 रुपए महीने का, तो अनुपात क्या है? अनुपात लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इससे कटता है 125 से। 125 का पढ़ा इसलिए मैंने बोला था याद करो, 125 सत्ते 875, 125 चौका 500। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि अगर आदमी का खर्चा 4 रुपए है, अगर आदमी का खर्चा 4 रुपए, तो उसकी इनकम 7 रुपए है, उसकी इनकम 7 रुपए। अगर आदमी का खर्चा 4 रुपए है, अगर आदमी का खर्चा 4 रुपए है, तो 7 रुपए उसकी इनकम है, तो बचत कितनी है? 3। भाई 7 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर रहा है, तो 7 में से 4 घटाओ, 3 वो बचत कर रहा है। तो मैंने ये निकाल लिया, आपको दिया नहीं है बेटे, निकालना पड़ा आपको, खर्चे का और बचत का अनुपात निकालना पड़ा 4:3। आगे बोला है, अगले साल इनकम 33% बढ़ जाती है, अगले साल उसकी आय 33% बढ़ जाती है। आय मतलब खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत इन दोनों का योग 33% बढ़ जाता है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, खर्चा 18% बढ़ जाता है। पूछा गया है बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? सेम सवाल बन गया बेटे। आप बोलोगे सर अब तो मैं ऐसा करूंगा, किसी ने किया नहीं होगा जमाने में। आप बताओ, अगर इनकम 33 बढ़ी है, अगर आदमी की आय 33% बढ़ी है, तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए, बचत भी 33% बढ़नी चाहिए। अगर आदमी की इनकम 33% बढ़ी है, तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए, बचत भी 33% बढ़नी चाहिए। खर्चा बढ़ा है 18, बताओ 33 से 18 कितना कम है? 15% कम है। 33 से 18 कितना? 15% कम है, तो खर्चा 4 रुपए का 15% कम बढ़ा है, खर्चा 4 रुपए का 15% कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देते हैं, 4 का 15% कितना होता है? 15 चौका 60, 60% एक्स्ट्रा कर देते हैं मेरे दोस्तों। कितने की बचत पर? 3 रुपए की बचत पर बटे 3, 3 से 60 20 बार चला जाएगा, 33 में जब मैं 20 जोड़ूंगा 53%, तो 53% आदमी की बचत बढ़ी। ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है, सब बच्चे समझ पाए। क्या बच्चों आप इस टाइप के सवालों को हवा में नहीं उड़ा सकते? एग्जाम ने बड़ी मेहनत से सवाल बनाया बच्चों को डराने के लिए, पर हमारे रहते हुए कोई बच्चा डर नहीं सकता। बताओ डरेगा कोई? सवाल है भाई साहब आपके सामने, ईथा 67, हम लोग लेंगे सवाल नंबर 68। ये बताओ जी,
एक और सवाल करेंगे। ऐसा ही सवाल सीजीएल 2022 के पेपर का मैं करके बता देता हूं जल्दी से। बोला है मिस्टर एक्स की इनकम $26,500 है, ये साइन डॉलर का होता है, जैसे रुपया होता है वैसे डॉलर होता है। खर्चा 20,500 है, इनकम 12% बढ़ती है, खर्चा 6% बढ़ता है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? आप जानते हैं कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। सवाल में कतई घबराना नहीं। बोला यह गया है कि एक आदमी की इनकम 26,500 है और उसका खर्चा 20,500 है, तो मुझे एक्जैक्ट वैल्यू नीचे रेशियो चाहिए। बताओ, 2 जीरो तो कटी जाएंगी और किसे आएगा 5 से, 5 बचे 25 और 1 5 तिया 15, इसे आएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5। यानी कि अगर आदमी की इनकम 53 है तो खर्चा 41 है। अगर आदमी की इनकम 53 रुपए है, 53 रुपए में से 41 रुपए आदमी खर्चा कर रहा है, तो 53 में से 41 घटाएंगे, 53 में से 41 माइनस करेंगे 12, 53 में से 41 घटाओगे कितना आएगा 12। 53 में से आदमी 41 खर्चा कर रहा है तो उसकी बचत कितनी है 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोला अगले साल इनकम 12% बढ़ जाती है। इनकम अगले साल आदमी की 12% बढ़ जाती है। इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत 12% बढ़ जाती है। खर्चा 6% बढ़ जाता है। सवाल के अनुसार खर्चा 6% बढ़ जाता है, तो पूछा बचत कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बचत कितना परसेंट बढ़ेगी? आप बताओ। अगर आदमी की इनकम 12% बढ़ी है, अगर आय 12% बढ़ी है, तो खर्चा भी 12% बढ़ेगा, बचत भी 12% बढ़ेगी। बोलो हाँ कि ना? क्या आप मुझे इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर आदमी की इनकम 12% बढ़ी है तो खर्चा भी 12% बढ़ेगा, बचत भी 12% बढ़ेगी, लेकिन खर्चा बढ़ा 6%। 12 से 6 कितना कम है? 6% कम है। 12 से 6 कितना कम है? 6% कम है। तो जो हमारा खर्चा है वो 41 का 6% कम बढ़ा है। खर्चा 41 रुपए का 6% कम बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए 41 का 6% एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। कितने रुपए की बचत पर? 12 रुपए की बचत पर बटे 12। अब 6 से 12 2 बार जाएगा, 2 से 41 हमारा 20.5 बार जाएगा। ठीक है भाई, और 12 में 20.5 जोड़ेंगे 32%, यानी कि आदमी की बचत 32% बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए बनता है। ठीक, आगे नेक्स्ट, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, डेविएशन पे लास्ट सवाल बेटा, ठीक है ना? डेविएशन पर लास्ट सवाल आप मुझे करके बताएंगे। जीडी के पेपर का सवाल है 2023 का। मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। हर बच्चा इस सवाल को सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताए, जल्दी से बताए और बिना किसी देरी के। अरे वाह, तुम तो बड़े पारे आदमी हो भाई। सब बच्चे खुश होकर आंसर बता रहे हैं। सी ऑप्शन 33.17%। मुझे आप पे विश्वास है कि आप लोगों ने एकदम सही किया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और कल मैं आपको इस शीट का आखिरी कंसेप्ट समझाऊंगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। एक बार कंसेप्ट पूरा हो जाएगा फिर इस शीट के बाकी जो सवाल है वो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास जिसमें मैंने आपको रिवर्स डेविएशन और उसकी एप्लीकेशन समझाई कि रिवर्स डेविएशन का हम सवालों में कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे कैसे सवालों में ये लगेगा। इसका मतलब आप ये कतई मत समझे कि परसेंटेज में हमने पढ़ लिया बस ये कहानी यहीं पे खत्म होगी। आगे हम इसका प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, एलिगेशन में, मिक्सचर में, कई जगह इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो भूल मत जाना, रिवीजन में रखना मेरे दोस्तों इन चीजों को। ठीक है, क्लास कैसी लगी भी आपको समझ में आया आज बताइए। इतना ही छोड़ते मेरे दोस्तों, बाकी कल